अगर कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, आप मत मानिए, लेकिन सदन में का सामना क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं आएंगे? जन मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, इसको नित्यानंद राय जी ने रखा, राज्य मंत्री है वो, कहते क्या है, गृह मंत्री जी की ओर से मैं रख रहा हूँ। अरे गृह मंत्री जी कहाँ है? नीट का प्रश्न पत्र लीक न होने पर सरकार क्या कर रही है? लीक तो हो जाएगी, जब लीक हो जाएगी तब हम ये कार्रवाई करेंगे। अब तक 3 बार प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसमें 2 बार मोदी सरकार के कार्यकाल में लीक हुआ, 2024, 2026। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि साहब दशकों से समस्या थी, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए आपने क्या किया? आप ये कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश एक मजिस्ट्रेट देता है। अरे सरकार के सहमति के बगैर दे सकता है वो? हम मांग कुछ कर रहे हैं, बात आप कुछ बता रहे हैं। लाठीचार्ज किसने किया? छात्रों के साथ छात्रों को संसद तक मार्च करने के लिए मजबूर किसने किया? सवाल तो उठना चाहिए ना कि पुलिस लाठियों में कील लगी हुई लाठियां उपयोग की, किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, संसद आज भी नहीं चली, दोनों सदन बेहद गर्म रहे। मसला मुद्दा वही है जो विपक्ष पकड़े हुए और सरकार के पास जवाब नहीं है। मोदी शाह सदन में आ नहीं रहे हैं और मोदी जी तो रील पर रील जारी कर रहे हैं। एक रील फिर उनकी जारी हुई है। वो इतना महत्वपूर्ण जो बिल था जिसमें आना चाहिए था तो वो चला, और अब ये जो पूरा एक द्वंद है, एक जो बैटल है, वो हो गया है अमित शाह का इस्तीफा बनाम राहुल गांधी माफी मांगो, जबकि कोई सिलसिला था ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ नहीं। ऐसा पहली बार हम शायद देख रहे हैं कि जब सत्तारूढ़ दल सरकार बिल्कुल दिशाहीन है। ऐसी दिशाहीनता इसके पहले शायद संसद के भीतर नहीं हुई होगी। अभी जो कुछ है और किस तरह से वो जो एक घेराबंदी है विपक्ष की, और जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरा का पूरा कांग्रेस कुनबा, उसने जो टीम मोदी है, खुद मोदी शाह है, उनको बिल्कुल मैंने कहा जैसा दिशाहीन कर दिया है। और अब कैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो सीन लगातार बना हुआ है। और अब अगला जो है, राहुल गांधी ने कहा था कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा और उनको कैसे बचाया जाए, यही उधेड़बुन चली। तो जो पूरा अब ये स्थिति बनी हुई है, ताजा सीन है, तो इसी पर हम बातचीत करने के लिए चलेंगे। खास मेहमान सबसे पहले जोड़ना चाहूंगा, जोड़ता हूं, जुड़ गए हैं सुनील शुक्ल साहब। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। सुनील सर, ये जो अब मैंने जैसे कहा कि इस्तीफा बनाम माफी मांगो, माफी मांगने जैसी तो कोई बात है नहीं। वो जो कहीं स्टूडेंट, इडियट्स, अनभक्त, क्योंकि अब जो गोली मारो ठाकुर, अनुराग ठाकुर, वो एक विशेषज्ञ हनन की सूचना दी हुई है कि असंसदीय भाषा, अपशब्द और गतिरोध अब कौन है, क्योंकि नहीं है शायद सरकार को अब जैसे तैसे ये जो कुछ बचा कुचा बिजनेस में पास करा के भागना है। जब ना मोदी आ रहे हैं ना शाह आ रहे हैं, और ट्रेजरी बेंच हम बार बार कहते हैं फ्रंट रो खाली पड़े हैं, और कुछ ही जो ये इसी तरह के नॉन सीरियस लोग आगे किए हुए हैं। क्या कहिएगा पूरे सीन? धन्यवाद संजीव जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि संसद के भीतर नहीं है, वो मौजूद है, और उनकी मांग भी कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। अगर आज लोकसभा में जन मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक को पारित कराना था तो गृह मंत्री जी क्यों नहीं है? यह सरकार और इस पार्टी के नेता, कम से कम ये दोनों जो वरिष्ठतम नेता हैं, मोदी जी और शाह साहब, ये तो हर कार्य के लिए अपना श्रेय लेने के लिए आगे रहते हैं। लेना भी चाहिए अगर सरकार कुछ कर रही है तो अगर इस संशोधन विधेयक है और संशोधन विधेयक गृह मंत्रालय का है तो गृह मंत्री जी क्यों नहीं? क्या दिक्कत है उसमें आने में? कोई संसद सदस्यों ने ऐसी कोई तो मांग नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सदन में उपस्थित हो, क्या दिक्कत है इसमें आपको आने में? और सदन के जो सदस्य हैं, विपक्षी सदस्य, वो सदन छोड़ के गए नहीं, वो तो सदन मौजूद है। एक मांग थी उनकी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने चंदा चोरी का सवाल उठाया, वो बैनर जो प्ले कार्ड थे वो दिखा रहे थे। तो क्या इन सभी सवालों पर सरकार को कोई बात अपनी नहीं करनी चाहिए? सदन को चलाने की जिम्मेदारी, सदन को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती। सरकार, और एक कोई ऐसी मांगे नहीं है जिसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, आप मत मानिए, लेकिन सदन में का सामना क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं आएंगे? इतने दिनों से सदन चल रहा है, आपको कब दिखाई पड़े लोग? सवाल इस बात का है ना कि अगर आप
जनप्रतिनिधियों के मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे और विपक्ष पे आरोप लगाएंगे कि केवल हल्ला गुल्ला करके वो सदन का समय खराब कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। अब पूरा का पूरा विपक्ष आज अभी विधेयक पारित हुआ, जन मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, इसको नित्यानंद राय जी ने रखा, राज्य मंत्री है वो, कहते क्या है, गृह मंत्री जी की ओर से मैं रख रहा हूं। अरे गृह मंत्री जी कहां है? क्यों नहीं आप गृह मंत्री जी इसको रख रहे हैं आकर के? उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी थे सैकिया साहब, उन्होंने जितने सांसदों का नाम बुलाया, जितने सांसदों का नाम, कोई चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने सबसे पहला नाम बुलाया लालजी वर्मा जी का। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के सांसद है, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, कोई नहीं आया, एक भी सांसद नहीं हुआ। और उसी शोर शराबे में आपने विधेयक पारित करा दिया। यही काम आपने पिछला बार किया, जिसको लोक परीक्षा संशोधन विधेयक आपने जिसका नाम दे रखा है, उसमें भी क्या क्या हुआ? विपक्ष के नेता का भाषण कंप्लीट नहीं हुआ। गृह मंत्री और प्रधान, यह इतना बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा सवाल था लोगों का, कि सरकार ने बिना संबंधित पक्षों की राय के, बिना संबंधित पक्षों के साथ विमर्श किए, सिविल सोसाइटी के साथ कोई भी बात संवाद किए बगैर एक विधेयक ले आई और हल्ला गुल्ला में उसको पारित करा लिया। परिणाम क्या हुआ कि जिन लोगों के दबाव में आपने वो विधेयक लाए, जिन आंदोलनकारियों के मांग को नजरअंदाज करने के लिए आप वो विधेयक लाए, सब के सब ने उसको खारिज कर दिया। युवाओं के संगठन, वामपंथी संगठन, सिविल सोसाइटी, राजनीतिक दल, जितने लोग हैं, सबने उस विधेयक को खारिज कर दिया कि यह उनकी मांग के अनुरूप नहीं है। उनकी मांग क्या है कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक न होने पावे, नीट का प्रश्न पत्र लीक न होने पावे। सरकार क्या कर रही है? लीक तो हो जाएगी, जब लीक हो जाएगी तब हम ये कार्रवाई करेंगे। हमने तो मांग नहीं की। हमारी मांग है कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए, हम देश को आश्वस्त कीजिए कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। वो तो आप कर नहीं रहे। तो वह जो संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिन लोगों के लिए पारित किया गया, वो सभी के सभी वर्ग, सभी के सभी संबंधित पक्ष उस बिल के खिलाफ है। आज जो आप विधेयक पारित करा करके ले आए, हल्ला गुल्ला में कोई चर्चा नहीं हुई, उसमें भी विपक्षी सांसदों को विश्वास में लेने का प्रयास नहीं किया गया। विपक्षी सांसद कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। नहीं, बीच में टोकूंगा आपको मैं। एक सवाल जो आपने कहा, जो बिल ये पास हुआ है, परीक्षा वाला जो बिल है, पीएम साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रील आई है, ताजा रील, जो कल उन्होंने रात में आधी रात को लगभग जारी की, कह रहे थे वो कि परीक्षा पद्धति एक के बाद एक कदम हम उठा रहे हैं, टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक, ये सब चीजें आप सदन में नहीं बोलते। और वो कह रहे हैं कई दशकों से ये परेशानी झेल रहे हैं। वो अपना खुद 12.5 साल से ज्यादा के वक्त से हैं। 24 में लीक हुआ था, तब कानून बना था, 26 में फिर लीक हो गया, ये नहीं। और वो नहीं बताते, वो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी हो गया है, अब उनको जाकर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये गैंग जो है इसको बख्शा नहीं जाएगा। और गैंग तो आपको कैसे देख ही नहीं कि कुछ चल रहा है। तो प्रधानमंत्री सवाल है, जो रील है, सवाल मैंने आपसे कहा ना कि जो विधेयक आपने संशोधन विधेयक पारित किया, उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कई दशकों से समस्या चली आ रही है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। दशकों में तो नीट का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था। देश के इतिहास में 2 बार, अब तक 3 बार प्रश्न पत्र लीक हुआ है, जिसमें 2 बार मोदी सरकार के कार्यकाल में लीक हुआ, 2024, 2026। और अगर मान लेता हूं मैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि साहब दशकों से समस्या थी, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए आपने क्या किया? बच्चों की नाराजगी तो इसी बात की है कि बात तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए आप तैयार नहीं होते। मुख्य सवाल यह है, अगर आप यह कहने से कि लंबे समय से लीक की स्थिति बनी हुई है, अरे लंबे समय से स्थिति बनी तो दूर कर दीजिए आप। आज जो आप विधेयक लेकर के आए, उस विधेयक में भी प्रश्न पत्र लीक न होने पावे, इसका तो कोई प्रावधान आपने नहीं किया। आप सदन में खड़े होकर के छात्रों को यह आश्वस्त कर दीजिए, कुछ भी हो जाए प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे। प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य छात्रों युवाओं को संतोष प्रदान करेगा? आपने एक परीक्षा लेने वाली संस्था आपने बनाई, नीट, एनटीए। क्या एनटीए का अकाउंटेबिलिटी है? कुछ नहीं। आपने उन संस्थाओं को क्यों, अगर आप एनटीए ले आए, तो जो पहले संस्थाएं इस परीक्षा का आयोजन कर रही थी, उनमें कौन कौन से दोस्त थे, आपने कहीं बताने की कोशिश की? सर, अभी हमने
हाउस में आंसर दिया है कि कितने उसमें जो अस्थायी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, कैसे आपने अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? आप ही ने खुद ने खुलासा किया आपके विभाग में, उसने सरकार की ओर से खुलासा हुआ। यही है ना, आपने जितने वहां पे काम करने वाले लोग हैं सब आउटसोर्सिंग के लोग हैं। आउटसोर्सिंग, नियमित लोगों की भर्ती नहीं करते हैं आप। किस तरीके से उनकी भर्ती होगी ये व्यवस्था आप नहीं बताते। जिन लोगों को आप उसमें लेकर के आते हैं उनकी क्या स्थिति है, किसके पास परीक्षा कराने का अनुभव है, कौन लोग हैं जो एकेडमिक क्षेत्र से आते हैं, एकेडमिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने में उन्होंने देशव्यापी कोई योगदान किया हो, कौन से लोग हैं ये। अभी आपने जो सरकार ने कहा कि 45 लोगों को जो एनटीए के लोग थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये 45 लोग कौन है? ये तो सब के सब आउटसोर्सिंग के लोगों को ले आए थे आप, या डिप्यूटेशन पर लेकर के आप आए थे। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियमित रूप से काम कर रहा था भारत सरकार में, चाहे किसी भी राज्य सरकार में, जिसको आप ले आए हो? तो तरीका आपने अपनाया तो एनटीए को लेकर के लोगों के मन में सवाल पैदा हुए, उसका भी जवाब आपके पास नहीं है। जिन लोगों को आप परीक्षक बना रहे हैं, जिन लोगों को आप प्रश्न पत्र तैनाती की जिम्मेदारी दे रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं आप। तो मैं एक चीज इसमें एक और देखिए, अभी मैं इस पे आऊं कि जो अनुराग ठाकुर, गोली माधव ठाकुर, जो उन्होंने विशेषज्ञ हरण की सूचना दी है, ये जो मोदी जी कर रहे हैं बीते 3-4 दिन से रील पर रील, जो वैसे भी परंपरा, परिपाटी, प्रक्रिया, नियम, कायदों की बात बार बार करती आसंदी, यहां जो कुछ हो रहा है, आप कौन अवमानना कर रहा है कि आप जितने जो नीतिगत निर्णय बाहर बोल रहे हैं और आप अवमानना का ब्लेम राहुल गांधी पे कर रहे हैं, किस तरह की ये है? और दादागिरी, आप उनके खिलाफ जो सूचना दी जा रही है उस पर कहीं ध्यान नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा है, जो बाकी चल रहा है उस पर आसंदी का कोई ख्याल ही नहीं है। किस तरह की ये एक डिक्टेटरशिप है? यह केवल यही है, आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी इनके निशाने पर लगातार है। वजह इसकी यह है कि सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने, विपक्षी दलों ने एक जबरदस्त पॉलिटिकल नैरेटिव इस देश में तैयार किया, लोगों के सामने सरकार की विफलताओं को मजबूती के साथ रखा, उन सभी तथ्यों को लोगों के सामने रखा जो जिनकी सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही थी। यह इनकी बेचैनी है। राहुल गांधी ने अगर कोई आरोप नहीं लगाएगा, अगर विपक्ष का नेता सरकार पे सवाल नहीं खड़ा करेगा तो क्या करेगा वो? क्यों? और सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं मानी जाएगी? आप ये कह रहे हैं कि गोली चलाने की का आदेश एक मजिस्ट्रेट देता है। अरे सरकार के सहमति के बगैर दे सकता है वो, और सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो हर काम सरकारी अधिकारी करता है, कोई ऐसा काम नहीं जिसको मंत्री करता हो। अगर भारत की सरकार को निर्णय लेती है तो उसके संबंध में कोई अधिसूचना जारी होगी तो कैबिनेट सचिव तो दस्तखत करेगा। अगर गृह मंत्रालय को निर्णय लेता है, उसके बारे में कोई सरकार अधिसूचना जारी करेगी, उसमें गृह सचिव दस्तखत करेगा। अगर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कोई मसला जो सरकार का निर्णय है, उस नीतिगत फैसले के जो सार्वजनिक जानकारी है वो वाणिज्य मंत्रालय का सचिव लेगा, या वित्त मंत्रालय का सचिव लेगा, या व्यापार मंत्रालय का सचिव लेगा। मंत्री तो कुछ नहीं करता। मंत्री का काम नीतिगत फैसले लेने की जिम्मेदारी है, और नीतिगत फैसलों पर जारी किए जाने वाले सरकारी आदेशों की भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। अगर 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 अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उसमें कुछ भी सरकार इस देश की जनता के खिलाफ है तो उसकी जिम्मेदारी उस विभाग के सचिव की नहीं है, इस सरकार के मंत्रियों की है, इस सरकार की है। ये तो नई परिभाषा बता रहे हैं। अब यह सरकार भी तो आरोप लगाती रही है। आप आज बीजेपी की सरकार आरोप लगा रही है पंजाब में प्रश्न पत्र लीक होने के लिए, तो आप मुख्यमंत्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वहां के शिक्षा मंत्री क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? फिर कहिए कि वहां का उस विभाग का सचिव इस्तीफा दे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी के लोग झारखंड का मुद्दा उठा रहे हैं, बार बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, तो भाई मुख्यमंत्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अपने ही नियम, अपनी ही व्याख्या, अपने ही आरोप पर लागू कर लीजिए आप कि नहीं, हेमंत सोरेन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, भगवंत मान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमित शाह साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उस विभाग के सचिव की है। तो हर पूरे देश में ही नियम लागू कीजिए आप। फिर किस बिना पर आप मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई? मुख्यमंत्री तो कोई आदेश देता नहीं, आप ही बता रहे इस बात को। नहीं, देखिए 2-3 ये केवल और केवल विपक्ष के प्रमुख नेताओं को घेरने की कोशिश है, और एक अलग तरह का परसेप्शन बनाने का प्रयास है जो बनने वाला नहीं है। सरकार अपनी विफलताओं को विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगा करके छिपा नहीं सकती।
बिल्कुल। जी देखिए, ये जो राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना, प्रियंका गांधी के खिलाफ वो शिक्षाविद और मौजूदा वीसी, एक्स वीसी से चिट्ठियां लिखवाना, ये बड़ा मतलब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मैं एक और चीज, देखिए जितने विषय कितने सारे हैं, आप किसी चीज पे चर्चा नहीं करा रहे, बिल आप ऐसे तैसे पास कर रहे हैं और आप नहीं चलने देना चाहते, आपकी मंशा यही है भाई। जो राम मंदिर दान, जो चोरी डकैती का मामला है और मसले हैं, कितने सारे विषय, आप कोई स्थगन अब लिया ही नहीं जाता, स्थगन नाम की चीज खत्म हो गई। और इसके अलावा एक और चीज मैं ये साथ साथ पूछना चाहूंगा सर, इसके जो रेपरकेशंस हैं, आप ये क्या रेपर, अभी ये भी आ गया कि अभिजीत दीपके उनकी तरफ से निकल रहा है, वो संकेत उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई बीजेपी में आ जाओ, वरना फिर देख लेना। इस तरह के उनके इंटरव्यू और सब है, वायरल है, चीजें निकल कर आ रही, ये क्या है? नहीं नहीं, सवाल इस बात का है कि सरकार जिस तरीके से लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है वो तरीका नहीं है। हम मांग कुछ कर रहे हैं, बात आप कुछ बता रहे हैं। आप पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। अगर अगर राजनीतिक दलों का, सिविल सोसाइटी का, आंदोलनकारी छात्रों का यह आरोप है कि जो पुलिस ने बर्बरता की उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है, और आप ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं नहीं गृह मंत्री से कोई मतलब, कौन स्वीकार कर लेगा इसको? जो आंदोलनकारी छात्र हैं अगर वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन पे दोबारा आएंगे, क्यों, क्या गलत कर रहे हैं वो? आई सरकार ने क्या आश्वासन दिए थे कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। वो क्या रहा है? उन बच्चों को चिन्हित करके उनके उनके घरों पर जा रही है पुलिस। नाराजगी नहीं बढ़ेगी? सरकार ने आश्वासन दिया था कि जिन बच्चों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कारण दबाववश या किसी कारणवश जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, उनके परिवार वालों को। क्या किया है आपने आज तक? कोई आपने कार्रवाई की? जो मुकदमे वापस लेने की बात की जा रही थी उन मुकदमों को अभी तक वापस लिया गया। तो क्या अभिजीत दीपके या जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं या जो वामपंथी दलों के संगठन के लोग हैं उस पर उनका आक्रोश बढ़ेगा नहीं? क्यों नहीं बढ़ेगा? सवाल इस बात का। और आप इसके ऊपर विपक्षी दलों को टारगेट करेंगे। विपक्षी दल तो उन युवाओं के साथ खड़े हैं। आज मुद्दा युवाओं का है, युवकों का है, छात्रों का है। उस मुद्दों पे आपको बात करनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। अगर आप भागने का प्रयास करेंगे, तो हम विपक्षी दलों पर लगाने का आरोप लगाने का प्रयास करेंगे, तो उससे आप बचेंगे नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे आप। यही कारण है कि जिन लोगों ने आंदोलन को वापस लेने की बात कही थी वो दोबारा आंदोलन शुरू करने की बात कर रहे हैं, और देश के विभिन्न राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब क्या हो रहा है? लड़के आरोप लगा रहे हैं कि साहब पुलिस ने बर्बरता की। अब एक नया नैरेटिव चला जा रहा है, बाकायदे प्रायोजित तरीके से। हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस में आप देखेंगे दिल्ली पुलिस आ रही है, कहीं वो जो पुलिस अफसरों के बच्चों को सामने पेश कर रही है, वो एक काउंटर अटैक की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि पुलिस जो काम कर रही है ये उसकी जिम्मेदारी है भाई, वो यही काम करने के लिए गई है। छात्र पिटने के लिए नहीं होता, छात्रों से संवाद किया जाता है, आंदोलनकारी लोगों से संवाद किया जाता है। जो लोग ये आंदोलनकारी छात्रों से अगर झड़प होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग उनके सामने खड़े होंगे तो उनका नुकसान होगा, उनको भी चोट आएगी। लाठीचार्ज किसने किया? छात्रों के साथ, छात्रों को संसद तक मार्च करने के लिए मजबूर किसने किया? आंसू गैस गोले किसने छोड़े? इन छात्रों के ऊपर लाठियां किसने चलाई? कोई भी हिंसा, किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस की बेस में कौन लोग घुसे हुए थे, कीलों लगी लाठियां, पैलेट गन, सब तो है, सारी चीजें। और आप कह रहे हो पैलेट गन, अगर सवाल तो उठना चाहिए ना कि पुलिस लाठियों में कील लगी हुई लाठियां उपयोग की, किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या किसी सभ्य समाज में, किसी लोक कल्याणकारी राज्य में इस तरह पुलिस बर्ताव कर सकती है क्या? छात्राओं के साथ किस तरह के व्यवहार किए गए हैं इसका वीडियो नहीं वायरल है, आज तक किसी ने खंडन किया? जो पुलिसकर्मी उन छात्राओं के साथ उस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा था, क्या वो उसकी पहचान की गई? उसके खिलाफ कार्रवाई कोई की गई? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? बार बार ला रहे हैं, यहाँ पे एक नैरेटिव चला रहे हैं। ठीक है, पुलिसकर्मियों के साथ भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि पुलिसकर्मियों के साथ जो कुछ भी हुआ वह उनके जो उस जिम्मेदारी के लिए बने हुए हैं। जो कोई भी एक
स्वदेश से हिंसा बिल्कुल गलत है। सवाल है कि छात्र है ना, ये कोई आंदोलन, कोई अपराधी नहीं है, ये कोई उग्रवादी नहीं है, ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं चला रहे हैं जो हिंसा का समर्थन करता हो। बिल्कुल नहीं। सुनिए सर, मैं सबका निचोड़ टिप्पणी करना चाहूंगा। आखिरी प्रश्न मेरा होगा, देखिए देश जबरदस्त गुस्से में है, यूथ को देख लिया हर प्रकार का, और देखिए ये जो जंतर मंतर अब हर राज्य में हो गया, हर राज्य शहर गांव गांव में जंतर मंतर की स्थिति पैदा हो रही है, लोग मनवा रहे हैं, मांगे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्ची आ रही कि पंखा लगाओ, शिक्षक भेजो, निकल रहा है राजस्थान से पिक्चर्स आई, वो टंकी पे चढ़ गए बच्चे की नहीं इस्तीफा चाहिए हमको, इधर किसानों ने मनवाया, और अलग अलग जगह सब जगह अपने हक और हुकूक के लिए भय डर निकल गए। मैं रेपरकेशंस के तौर पर पूछता हूँ कि कल 3 जगह उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। बिहार का बांकीपुर, जो नितिन नवीन की सीट होती थी, जो राज्यसभा चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां 34.16% मतदान हुआ। मैच वहां कम होता रहा है मतदान, लेकिन नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद उनके अपने क्षेत्र में 34.16% मतदान हो एक, और मांजलपुर गुजरात की जो सीट है वहां पर 37.5, मोदी और शाह का वो राज्य है, गृह मंत्री जिनको बीजेपी अपना चाणक्य कहती है, और इधर मध्य प्रदेश का दतिया बड़ा चर्चित, वहां लगभग 9% मतदान कम हुआ है। किस बात का द्योतक है ये? किस तरह की इसको हम खतरे की घंटी माने, क्या माने? क्योंकि ये वोटर आईना दिखा रहा है, क्या कर रहा है, इसको कैसे ले सकते हैं, देख सकते हैं? अंतिम ये सवाल है, इन उपचुनावों के परिणामों की तो मैं बात नहीं करता संजीव जी, कुछ भी परिणाम जी परसेंट कम, लेकिन मतदान में इतने कम संख्या में भागीदारी इस सरकार के कामकाज के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है। अगर हम सरकार के कामकाज से संतुष्ट होते हैं, बीच में होते तब भी लोग तो मोदी की अगुवाई वाली केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार भी सरकार बीजेपी की अगुवाई में है, इधर मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में है, तीनों राज्यों में है, नहीं तीनों राज्यों में है, वहां उनके आरजेडी उनके साथ, माफी जेडीयू के साथ मिली हुई सरकार है। हाँ, लेकिन यहाँ तो दोनों स्टेट में तो बीजेपी है, सीधे इंडिपेंडेंटली है। अगर वहां भी अगर बड़े संख्या में मतदाता भारतीय सरकार के समर्थन में नहीं आते, सरकार के ऊपर टिप्पणी है, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। और ये ऐसे इलाके हैं जो बीजेपी के गढ़ रहे हैं। इससे भी बड़ा सवाल मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से तीनों राज्यों में सरकारों ने प्रचार अभियान चलाया हुआ, राज्य सरकार के लगभग सभी मंत्री, 3-4 केंद्रीय मंत्री, 5-5 केंद्रीय मंत्री, उन राज्यों के सभी सांसद इन इलाकों में प्रचार करते हुए लगे रहे। नितिन नवीन वहां पड़े हुए थे बांकीपुर में, लगातार बांकीपुर में। यही नहीं कि वो पड़े रहे, उनका एक कार्यक्रम था बनारस में संत रविदास जन्मस्थली के ऊपर, उस कार्यक्रम में उनको भाग लेना था, कैंसिल हो गया, वो उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। ये कहा गया कि उनको बुखार हो गया है, वह बांकीपुर में वोट मांग रहे थे, बनारस में आने का सबका समय नहीं निकाल पाए, इतना महत्वपूर्ण था बांकीपुर। जितने बिहार के सांसद थे सब बांकीपुर में लगे हुए थे, एक एक दो पुलिस सेंटर के सीमा के अंतर्गत प्रचार करने के लिए पूरी सरकार लगी हुई थी। सर सामान्य बात नहीं। सीएपीएफ की 14 कंपनियां थी बांकीपुर में, सीएपीएफ। अरे 422 मतदान केंद्रों में से सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल लगा हुआ था। यह सरकार जो कानून व्यवस्था को बेहतर करने का दावा करती है, यह सरकार जो हिंसा पर नियंत्रित करने का दावा करती है, यह सरकार जो अराजक और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात करती है, वह सरकार 422 के 422 सभी 100% मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती करती है। ये कितना तक खुखला दावा है। हर चुनाव में सरकारें और निर्वाचन आयोग संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या को कम करने का प्रयास करता है, यह उसकी प्राथमिकता होती है। और अगर संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या कम नहीं होती तो वह सरकार के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी मानी जाती है, बिल्कुल निर्वाचन कराने वाले तंत्र के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी मानी जाती है। और यहाँ 422 के सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती, और आप दावा करते हैं कि नहीं सब कुछ राम राज्य आया हुआ है। ये पूरी इस चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकदम बिखर गई, खोखली साबित हुई है। इसके राज्य सरकारों के दावे खोखले साबित हुए। ये लोगों को ये बताता है कि ये लोगों को विश्वास में नहीं ले पाई है। ठीक बात। और इसीलिए ये सरकार, इस पार्टी के प्रति जो घटता हुआ जनाधार है, वह एसआईआर के समर्थन में खड़ी हुई पार्टी दिखाई पड़ती है।
क्यों SIR की जरूरत है भाई आपको? किसी क्यों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं? नाम जब काटे जा रहे हैं तो उसका विरोध क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? ये बड़े सवाल है। बड़े सवाल नहीं, कुल मिला मजबूत के जनाधार वाली पार्टी लोगों को मताधिकार से वंचित होने की प्रक्रिया के साथ खड़ी होती नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक बात है। नहीं, जी। ये चूचल चूचल जो सीन है इसने मुट्ठी खोल दी, और ये कहीं हम मान सकते हैं कि वो जो 2029 से 34 का सपना है या और जो सपने हैं वो सब बेहद बेहद गहरे कहीं धूमिलता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ हम मान। शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत धन्यवाद आप। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनील शुक्ल साहब को, और हम बात कर रहे थे कि निकला है सामने कि आपके विषयता का हनन कौन कर रहा है, हनन कौन अवमानना कर रहा है, विचार कीजिएगा। और बाकी आप संदेश है आपके सामने कि 3 उपचुनाव और वहां मतदाताओं की उस क्षेत्र में बेरुखी जहां मोदी शाह का राज्य हो या जो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो खतरे की घंटी तो है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।